विटेकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में बेटा मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई तक हमारी बात हो गई है। प्लांटी, एनिमेलिया, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम दोनों में कवर होगा, इसलिए उस चीज़ को फिलहाल हम यहाँ पे रिलेट नहीं कर रहे हैं। प्लांट किंगडम इज एक्सक्लूसिवली all about different types of plants, and animal kingdom, you know that it is exclusively about phylums which is comprised of many different animals। तो वो हम अपने respective animal kingdom, plant kingdom में बात करेंगे। अभी आ जाते हैं जो दूसरा ग्रुप है हमारे पास, वायरसेस का कोई किंगडम नहीं है। वायरसेस को हमने अलग से प्लेस किया हुआ है, इसीलिए क्योंकि वायरसेस ए सेलुलर स्ट्रक्चर है, मतलब नॉन लिविंग माने जाते हैं। तो वायरस को आप क्रिस्टलाइज कर सकते हो, क्रिस्टलाइज करके उनके स्ट्रक्चर को हम स्टडी कर पाए हैं, बट दीज आर परफेक्टली ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म बिकॉज दे नीड होस्ट बॉडी फॉर देयर सर्वाइवल, राइट। ये एक पिक्चर है जहाँ पे कुछ सेल्स के ऊपर वायरस की ग्रोथ आपको दिखाई दे रही है। ये वायरस अपने टेल फाइब्रिल्स की मदद से या टेल की मदद से अपने आप को किसी भी सेल के ऊपर अटैच कर लेते हैं और फिर उसके अंदर इन्फेक्शन कॉज करते हैं। दे आर क्वाइट स्मॉल इन साइज, नैनोमीटर का रेंज होता है, 200 नैनोमीटर का रेंज है, इसलिए इन्हें हम सब माइक्रोस्कोपिक बोलते हैं। फाइन। ये इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स होते हैं, स्ट्रिक्ट इंट्रासेलुलर पैरासाइट, मतलब बिना होस्ट के आप कभी भी वायरस को देखोगे ही नहीं। सो वायरस दे ऑलवेज लिव इनसाइड द बॉडी ऑफ होस्ट। फाइन। ये जो वायरसेस हैं इनके पास जेनेटिक मटेरियल या तो डीएनए हो सकता है या आरएनए हो सकता है, लेकिन डीएनए आरएनए दोनों कभी भी एक साथ नहीं होंगे, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। इनके अंदर बॉडी के अंदर कोई मैकेनिज्म नहीं होता, मतलब इनके खुद के अंदर, बॉडी तो है ही नहीं, इनके खुद के अंदर कोई मैकेनिज्म नहीं होता, तो ये पूरी तरीके से होस्ट के मैकेनिज्म पे, होस्ट के मेटाबॉलिज्म पे डिपेंडेंट है। फाइन। इन्हें हम क्रिस्टलाइज कर सकते हैं, और जब हमने क्रिस्टलाइज किया तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि इनके पास ऐसा एक प्रोटीन का कैप्सिड है ना। दिस इज नेक, कॉलर एंड दीज आर टेल फाइब्रिल्स, और ये बीच में होगा जेनेटिक मटेरियल। ऑल्दो वायरस के पास कुछ भी नहीं होता है, लेकिन यस वायरस के पास एंजाइम्स होते हैं। वायरस के पास ऐसे एंजाइम्स प्रेजेंट हैं जो होस्ट की मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करने का काम करते हैं। होस्ट की मेम्ब्रेन किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से डिसॉल्व होगी और उसके थ्रू क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल अंदर एंटर करेगा, राइट। सो इट डू नॉट हैव एनीथिंग एज सच, बट येस इट डू हैव एंजाइम्स। स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो वायरसेस जो हैं अलग अलग साइज में हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। टोबैको मोज़ेक वायरस का साइज, इसका इसीलिए पढ़ा जाता है आइडियली बेटा, क्योंकि इस वायरस को हम आज भी कई एक्सपेरिमेंट्स में यूज़ करते हैं, एंड दिस वाज द फर्स्ट क्रिस्टलाइज्ड वन, है ना। इसे सबसे पहले क्रिस्टलाइज करके देखा गया था। तो अलग अलग साइज़ के वायरसेस हैं हमारे पास। शेप जो है दे आर ऑल्सो लिटिल डिफरेंट शेप, वी हैव डिफरेंट शेप्स ऑफ वायरसेस। एक टिपिकल कैप्सिड शेप वायरस जो मैंने अभी आपको बना के दिखाया था, दैट वाज द कॉमन शेप। स्फेरिकल शेप के वायरस हमारे होते हैं, विच इज़ दैट ऑफ इन्फ्लुएंजा एंड HIV दैट कॉजेज एड्स। Ideally we have TMV type of shape, that is rod shape type of virus। फाइन। टैडपोल लाइक बैक्टीरियोफेज का होता है, जो हमने ड्रॉ किया था, दैट इज टैडपोल लाइक। फाइन। लुइस पास्चर ने वायरस ये नाम दिया था टू अ पॉइजनस फ्लूइड, क्योंकि जो डिसीज ऑर्गेनिजम्स थे ना, जिनको बीमारी थी, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम थी, उनके अंदर ये वायरस सोल्यूशन फॉर्म में दिख रहे थे, मतलब थे, प्रेजेंट थे, दिख तो सकते नहीं थे, तो सोल्यूशन फॉर्म में ये वायरस हमें वहाँ पे मिल रहे थे। और फाइनली इसे डिस्कवर करने वाले थे इवानोविस्की। इवानोविस्की ने वायरसेस को डिस्कवर्ड किया और उन्होंने ये देखा कि दे कॉजेज अ डिसीज इन टोबैको प्लांट विच इज कॉल्ड एज मोज़ेक डिसीज। मोज़ेक का मतलब होता है बेटा पैचेस बनना, ऐसे धब्बे बनना, है ना, उसे बोलते हैं मोज़ेक डिसीज। और ये बहुत छोटे हैं, मतलब कुछ फिल्टर्स की मदद से हमने देखा। पहले तो हमें ये लगा कि भाई बैक्टीरिया है कि क्या है, चेक कर लेते हैं, है ना। तो जो बैक्टीरिया को फिल्टर करने वाले फिल्टर्स आते हैं, उस फिल्टर पे इस लिक्विड को पोर किया। हमने ऐसा ऑब्जर्व किया कि उस लिक्विड के अंदर फिर भी वायरस प्रेजेंट थे, है ना। इसका मतलब वो जो डिसीज कॉज करने वाला एजेंट था वो उस फिल्ट्रेट में आया था। मैंने ये बैक्टीरिया फिल्टर लिया, मुझे क्या लग रहा था कि इसमें बैक्टीरिया होगा तो फिल्टर होके यहीं रह जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ, वो वायरस यहाँ पहुँचे। इसका मतलब हमने ये अंदाज़ा लगा लिया कि जो वायरसेस हैं वो बैक्टीरिया से भी छोटे हैं, इतने छोटे हैं कि बैक्टीरियल फिल्टर को भी वो बहुत ईजिली क्रॉस करके जा सकते हैं, राइट।
वायरसेस दे हैव टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिमेट्री. उनके स्ट्रक्चर की बात मैं करूँ, एक होती है हेलिकल सिमेट्री बेटा और एक होती है आइकोसाहेड्रल सिमेट्री. हेलिकल सिमेट्री में जो कैप्सोमियर्स है, मतलब जो छोटे छोटे से यूनिट्स हैं, एज इन द केस ऑफ टोबैको मोज़ेक वायरस, उसके अंदर वो जो यूनिट्स है वो ऐसे हेलिकल फॉर्म में अरेंज्ड है. और आइकोसाहेड्रल में पॉलीहेड्रल फॉर्म में अरेंज्ड है, जैसे अडीनो वायरस है हमारा. तो 5 × 174 है, दिस इज 5 × 174 बैक्टीरियोफेज. तो ये हर्पीज वायरस, इनके अंदर जो सिमेट्री है दैट इज आइकोसाहेड्रल सिमेट्री. ये आपको सिमेट्रीज याद रखनी है. हेलिकल सिमेट्री ऐसी होती है ना. तो ये छोटे छोटे से जो स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं ना बेटा, दीज आर कैप्सोमियर्स, है ना. ये सेंट्रल ल्यूमेन है, मतलब अंदर की ये कैविटी है, और ये आरएनए है जो कि हेलिक्स बना रहा है. सो दिस इज व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ टोबैको मोज़ेक वायरस. ये कॉमन स्ट्रक्चर है, एनसीईआरटी में दिया, आपको पता होना चाहिए. दिस इज हेलिकल सिमेट्री ऑफ वायरस, राइट. सो दिस इज व्हाट इज टोबैको मोज़ेक वायरस. सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है. कैप्सोमियर्स जो हैं वो लगभग 2130 अराउंड होते हैं. आरएनए कंटेंट जो है वो 5% है, और 95% इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटीन. वायरसेस के पास प्रोटीन और आरएनए के अलावा ऐसा कुछ नहीं है, राइट. दिस इज आइकोसाहेड्रल वायरस. जो कॉमन वायरस हम ड्रॉ करते हैं बैक्टीरियोफेज, है ना. थोड़ी देर पहले मैंने आपको ड्रॉ करके बताया था. बैक्टीरियोफेज वायरस दैट ईट्स बैक्टीरिया है ना. सो दिस बैक्टीरिया बेसिकली ईट्स एनी दिस वायरस बेसिकली ईट्स एनी अदर बैक्टीरिया. ये इसका हेड रीजन है बेटा, ये कोलार है ना. और इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है, प्रोटेक्टिव शीट है, और ये टेल फाइब्रिल्स है. ओके, दिस इज व्हाट इज द टिपिकल स्ट्रक्चर. आइकोसाहेड्रल बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर है. इसका डीएनए याद रखना, इट हैव डबल स्ट्रैंडेड डीएनए. डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है. कुछ बैक्टीरियोफेजेस ऐसे भी हैं बेटा जिनके पास सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रेजेंट होता है. 5 × 174 के पास, दिस इज 5 × 174 के पास सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट होता है. तो किस में कौन सा डीएनए प्रेजेंट है ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि ये पूछा जाता है हमसे एग्जाम में. तो ये एग्जाम्पल्स कुछ आपको ध्यान रहने चाहिए. सो दीज आर द डिटेल्स. 5 × 174 बैक्टीरियोफेज के पास सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है. नॉर्मल बैक्टीरियोफेज जो है मेरे पास दैट हैव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए. और जो HIV वायरस है दैट ऑल्सो हैव सिंगल स्ट्रैंडेड RNA. फाइन. देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरियोफेजेस. फॉर एग्जाम्पल हम इन्हें ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं कि किस तरीके से बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करते हैं, कैसी साइकिल फॉलो करते हैं, उसके बेसिस पे. कुछ बैक्टीरियोफेजेस नॉन विरुलेंट हैं, मतलब नॉन इन्फेक्टिव है, मतलब ये बैक्टीरिया के अंदर बस ग्रो करते रहेंगे बट दे विल नॉट कॉज एनी डिसीज, एनी बर्स्टिंग. उनको मार नहीं देंगे, होस्ट को मार नहीं देंगे. और कुछ ऐसे होते हैं विच आर विरुलेंट और इन्फेक्टिव फेजेस, मतलब ये किसी भी बैक्टीरिया के अंदर लाइटिक साइकिल कॉज करेंगे, उस बैक्टीरिया को बर्स्ट करके बाहर निकल आएंगे. सो ये नॉन इन्फेक्टिव एंड दैट इज इन्फेक्टिव. ऐसे 2 कैटेगरीज है मेरे पास बैक्टीरियोफेज की. लाइफ साइकिल की बात करूं तो लाइफ साइकिल इन्फेक्शियस साइकिल भी एक होती है, एक नॉन इन्फेक्शियस होती है. फॉर एग्जांपल ये मेरा बैक्टीरिया है, इस पे बैक्टीरियोफेज ने जैसे ही अटैक किया, वो क्या करेगा बेटा, अपना जेनेटिक मटेरियल पहले अंदर भेज देगा. पहले तो वो क्या करेगा, बैक्टीरिया की सेल वॉल को डिसॉल्व करेगा बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम्स, है ना. एक बार सेल वॉल डिसॉल्व हो गई, पोर्स बन गए, तो उन पोर्स की मदद से क्या घुसेगा अंदर, डीएनए. ये मेरा डीएनए अंदर एंटर कर गया, दिस इज होस्ट डीएनए. अब क्या होगा बेटा, होस्ट डीएनए के अंदर वायरस अपना डीएनए घुसा देगा, इनकोऑपरेट कर देगा. और जब जब होस्ट का डीएनए कॉपी बनाएगा, तब तक ये वायरस का डीएनए भी अपनी कॉपी बना लेगा, मतलब वायरस का जेनेटिक मटेरियल आई शुड से. और फिर क्या होगा, ग्रेजुअली कैप्सीड्स बन जाएंगे, डीएनए उन कैप्सीड्स में पैक हो जाएगा. देखो ये नए नए छोटे छोटे बैक्टीरियोफेज बन गए. और उसके बाद ये जो है सेल का लाइसिस कर देगा. सेल का लाइसिस करना मतलब वॉल को डिसॉल्व करना, वो वॉल को डिसॉल्व करेगा और वहाँ से सारे वायरसेस क्या होंगे, बाहर निकल आएंगे. इस केस में क्या हुआ, होस्ट सेल की डेथ हो गई. तो होस्ट सेल मर जाएगा इस केस में. लेकिन एक जो नॉन इन्फेक्टिव फेज है उसमें होस्ट सेल मरता नहीं है. अनदर प्रोसेस इज व्हेन वी टॉक अबाउट ट्रांसडक्शन, जहाँ पे कोई भी बैक्टीरियोफेज अपने अंदर का जेनेटिक मटेरियल जो है वो एक बैक्टीरिया में देता है और उस बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल किसी दूसरे बैक्टीरिया में इंसर्ट कर देता है. सो वन ऑफ द बैक्टीरिया वुड बी अ डोनर एंड अनदर बैक्टीरिया वुड बी अ रेसिपिएंट. फाइन. दोनों के डीएनए को एक्सचेंज करने में, मतलब एक का डीएनए दूसरे में डालने में मदद कौन कर रहा है, हमारा वायरस. इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसडक्शन. ओके. नाउ देयर आर सर्टन
प्लांट डिसीजेज विच आर कॉज्ड बाय वायरस, ये लीफ कर्ल ऑफ पपाया है. नॉर्मली लीफ ब्लेड इज फ्लैट, लेकिन लीफ ब्लेड अगर मार्जिन से ऐसे कर्ल होने लग गई तो दैट इज कॉल्ड एज लीफ कर्ल ऑफ पपाया. दिस इज टोबैको मोजैक. नॉर्मल लीफ ऐसी दिखती है, मोजैक लीफ पे ऐसे धब्बे धब्बे दिखेंगे आपको, क्लोरोफिल स्पॉट्स पे मिसिंग दिखेगा, एब्सेंट दिखेगा. फाइन. दिस इज पोटैटो sorry, दिस इज पोटैटो लीफ रोल एंड दिस इज येलो वेन डिसीज ऑफ लेडीज फिंगर. मतलब उसकी जो लीफ होती है उसमें वेन के क्रॉस क्या हो जाते हैं बेटा, क्लोरोफिल जो है वो मिसिंग हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं. सो दीज आर सम कॉमन प्लांट डिसीजेस. ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज. these are the diseases which we already talked about, है ना, ये diseases का classification है. now let us talk about cyanophages. cyanophages ऐसे वायरसेस हैं जो ब्लू ग्रीन एल्गी को, साइनो रेफर्स टू ब्लू ग्रीन एल्गी, तो जो ब्लू ग्रीन एल्गी को इन्फेक्ट करते हैं उन्हें हम साइनोफेज बोलते हैं. माइकोफेजेस का मतलब होता है जो फंजाई को इन्फेक्ट करते हैं. फंगस को इन्फेक्ट करने वाले माइकोफेजेस के पास जेनेटिक मटेरियल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है ना. यहाँ से आपको पॉइंट्स ध्यान रखने हैं. वायरियोइड्स, वायरियोइड्स क्या होते हैं बेटा, फ्री इन्फेक्शियस आरएनए, है ना. मतलब जो ना वायरस है लेकिन वायरस से भी छोटे हैं, सिर्फ आरएनए के पार्टिकल्स हैं, आरएनए है, और ये आरएनए ऐसे ही फ्रीली रह रहे हैं. डेनर ने इन्हें, इनके बारे में हमें बताया था, इन इन्फेक्शियस एजेंट्स के बारे में बताया था. दीज आर जस्ट इन्फेक्शियस एजेंट्स, और इवन ये वायरस से भी छोटे हैं. बैक्टीरिया से छोटा वायरस और वायरस से छोटा वायरियॉन्स, ठीक है, वायरियोइड्स. तो ये वायरियोइड्स जो है ये वायरस से भी स्मॉलर पार्टिकल्स हैं एंड दीज आर नथिंग बट जस्ट इन्फेक्शियस एजेंट. ये सिर्फ डिसीज़ ही कॉज करते हैं. अगर इनके अंदर आप ऑब्जर्व करें तो जो जेनेटिक मटेरियल है दैट इज सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, और ये स्पिंडल ट्यूबर डिसीज कॉज करते हैं पोटैटो में. फाइन, दे कॉज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज. अच्छा, ये नेकेड पार्टिकल्स होते हैं. नेकेड पार्टिकल से मेरा मतलब है इनके ऊपर कोई प्रोटीन का कैप्सिड कवरिंग नहीं है, सो दे आर कैप्सिड फ्री पार्टिकल्स एंड ओनली सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए. नाउ द नेक्स्ट इन्फेक्शियस एजेंट इज बेसिकली प्रियॉन्स, जो कि और छोटे छोटे प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस एजेंट हैं. वायरियोइड्स जो होते हैं ना बेटा वो आरएनए इन्फेक्शियस मतलब आरएनए टाइप ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं, और ये प्रोटीन टाइप ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं विच वी कॉल देम एज प्रियॉन्स. प्रियॉन्स जो है ना दे आर एसोसिएटेड विद कुरु. कुरु का मतलब होता है लाफिंग डेथ, जो कि ह्यूमंस में होती है ना. जेकब ने ये पर्टिकुलर डिसीज प्लांट्स और ह्यूमंस और एनिमल्स में ऑब्जर्व की एंड दे ऑब्जर्व दैट दिस डिसीज इज बेसिकली बिकॉज ऑफ प्रियॉन्स. इसके अलावा स्क्रेपी डिसीज जो कि शीप और गोट में होती है, मैड काउ डिसीज होती है जो कि बोवाइन, पूरी बोवाइन फैमिली में होती है ना, कैटल फैमिली में होती है. ये सारी डिसीजेज जो है मैड काउ डिसीज वगैरह ये सब किसके थ्रू होती है, प्रियॉन्स के थ्रू. तो प्रियॉन्स आर नथिंग बट दे आर इन्फेक्शियस प्रोटीनेशियस एजेंट्स, राइट. एंड वायरियोइड्स क्या होते हैं, इन्फेक्शियस आरएनए विदाउट एनी कैप्सिड, विदाउट एनी कवरिंग. लेट अस टॉक अबाउट द नेक्स्ट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट इज लाइकन्स. अब बस कुछ छोटे छोटे से ग्रुप्स हैं बेटा जो हमारे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आ रहे हैं, तो इनको हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे. सी वी हैव लेफ्ट विथ प्लांट एंड एनिमल, दैट इज गोइंग टू बी गेट कवर्ड इन प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम रिस्पेक्टिवली, राइट. चलिए लाइकन्स के बारे में थोड़ा बता दें आपको. लाइकन्स एक एसोसिएशन है एल्गी एंड फंजाई का, फाइन, जिसमें जो फंगल सेल्स होते हैं और एल्गी सेल्स जो होते हैं वो इस तरीके से अरेंजमेंट में है. मतलब अंदर की तरफ आपको क्या दिखेगी, एल्गल लेयर, है ना, और बाहर की तरफ मतलब टुवर्ड्स सॉइल आपको क्या दिखेंगे, फंगल हाइफे. और फंगल हाइफे जो हैं वो कई बार एल्गी के सेल्स को होल्ड करके रखे हुए भी हैं. फंगल हाइफे रूट्स के आसपास से मिनरल्स को अब्जॉर्ब करेंगे और एल्गी को वो मिनरल्स पास ऑन करेंगे. एल्गी उन्हें एज अ रॉ मटेरियल अपनी बॉडी के लिए, मतलब खुद के लिए यूटिलाइज करेगी, खुद की ग्रोथ के लिए यूटिलाइज करेगी, और जो फूड वो प्रिपेयर करेगी ना वो किसको देगी, इन्हीं फंगस को, इसी फंगस को प्रोवाइड करेगी. फंगस उस फूड को लेने के बाद अपने फिलामेंट्स को और ग्रो करेगा. ओके, दोनों एक दूसरे से म्यूचुअली कनेक्टेड हैं, एसोसिएटेड हैं, इसीलिए इसे हम बोलते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन. टर्म लाइकन वॉज गिवन बाय थियोफ्रास्टस, और लाइकन्स की स्टडी को लाइकनोलॉजी बोला जाता है.
किसी भी जगह पे जहाँ पे सबसे पहली बार लाइफ ओरिजिनेट हो रही है, कोई कम्युनिटी है, वहाँ पे सबसे मेन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो पायोनियर कम्युनिटी होती है वो लाइकन्स ही होती हैं, क्योंकि दे कैन ग्रो इन एडवर्स कंडीशन, राइट। एरिक को हम फादर ऑफ लाइकनोलॉजी के नाम से जानते हैं, जिन्होंने लाइकन्स पे काफ़ी स्टडी की है। हमें लाइकन्स का जब एसोसिएशन दिखता है उसमें दो कंपोनेंट्स, एक एल्गल कंपोनेंट जिसे फाइकोबायोंट बोलते हैं और एक फंगल कंपोनेंट जिसे माइकोबायोंट बोलते हैं। ऐसे दो कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी लाइकन में। दिस वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट। ये फोटोसिंथेसिस की बात चल रही है या सिम्बायोटिक एसोसिएशन या म्यूचुअलिज्म की बात चल रही है, जहाँ पे दोनों पार्टनर्स एक दूसरे को क्या करते हैं, बेनिफिट करते हैं। सो लाइकन्स एज आई टोल्ड यू कि ये पायनियर कम्युनिटीज़ हैं, पेरिनियल है, बहुत लंबे समय तक एग्जिस्ट करती हैं, बेयर रॉक्स चट्टानों पर भी ग्रो कर जाती हैं, वहाँ पे मॉइस्चर और ह्यूमस का कंटेंट बढ़ाती हैं। इसके अलावा ये बहुत स्लोली ग्रो करती हैं, लॉन्ग लिव्ड, बहुत लंबे समय तक उस कम्युनिटी में, उस इकोसिस्टम में रहेंगी। दे आर वेरी गुड इंडिकेटर्स ऑफ पॉल्यूशन, राइट। किसी जगह अगर सल्फर डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा रिलीज हो रहा है तो वहाँ पे लाइकन्स की ग्रोथ नहीं होगी। जैसे ही आपको लाइकन्स की ग्रोथ धीमी पड़ती हुई दिखाई दे जाए, आप समझ जाइएगा कि यहाँ पे पोल्यूशन का रेट काफ़ी ज़्यादा है। दीज आर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ लाइकन्स विच वी हैव। एनसीईआरटी से थोड़ा ऊपर चल रहे हैं हम। रॉक्स पे जो लाइकन्स ग्रो करती हैं उन्हें सैक्सीकॉलर्स बोलते हैं। अगर लाइकन्स जो ट्री बार्क के ऊपर ग्रो करती हैं, जैसे उस्निया, ये जो लाइकन सीधा पेड़ों की छालों पर ट्री बार्क पे ग्रो करती है, उसे कॉर्टिकॉलर्स बोलते हैं। सॉइल पे डायरेक्टली ग्रो करने वाली क्लेडोनिया को हम टेरिकॉलस बोलते हैं, और लाइकन्स जो कि लकड़ियों पे ग्रो करती हैं उन्हें लिग्निकॉलस बोलते हैं, है ना। लिग्निन फॉर द डिपोजिशन, लिग्निन यू नो ना, द डिपोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस विच टेक्स प्लेस इन प्लांट्स। तो लिग्निन का, हेमिसेलुलोज का, सेलुलोज की तो सेल वॉल बनी ही होती हैं, तो दीज आर द डिपोजिशंस, राइट। तो उसका एग्जाम्पल है हमारे पास साइफेरियम, है ना, लिग्निकॉलस का। तो ये हमारे पास लाइकन्स के अलग अलग टाइप हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर ग्रोथ, वेयर दे आर ग्रोइंग, किस जगह पे ये ग्रो कर रही हैं उसके आधार पर। अब अगर लाइकन्स का क्लासिफिकेशन देखें उनके थैलस के बेसिस पे, तो ब्रीफ में देखेंगे हम क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल्स है नहीं इसके। तो वी हैव क्रस्टोज लाइकन, फॉलियोज लाइकन एंड फ्रुक्टियोज लाइकन। इनका थैलस किस तरीके का है बेटा, है ना। थैलस के बेसिस पे हमने इन्हें क्लासीफाई किया। फॉर एग्जाम्पल, अगर फ्लैट थैलाई होगा तो उसे हम किस में रखते हैं, क्रस्टोज लाइकन्स में। ये लाइकन्स ना मोस्टली आपको चट्टानों पे मिलेंगी, रॉक पे, सबस्ट्रेटम पे अटैच जो हैं, या किसी भी कहना चाहिए जो आपके हार्ड सरफेसेस है ना, वहाँ पे जो अटैच है, जहाँ पे कोई लाइफ नहीं हो सकती, वहाँ पे जो अटैच होगी वो कौन सी होगी, क्रस्टोज लाइकन। फाइन। देन आई हैव फॉलियोज लाइकन, जो कि जिनका थैलस फ्लैट तो होता है पर लीफ के शेप का होता है, उन्हें हम फॉलियोज बोलते हैं। ये सबस्ट्रेटम से अटैच होती है, लेकिन किसकी मदद से, एक स्पेशल राइजोइड की मदद से, दैट सिक्रीट सर्टेन केमिकल्स कॉल्ड एज राइजीन्स। फाइन। तो किसी भी सबस्ट्रेट पर अटैच होने के लिए इसे कुछ केमिकल्स रिलीज करने पड़ते हैं, जैसे पामेलिया। फ्रक्टोज लाइकन्स ये और थोड़ी सी बड़ी होती हैं, साइज बड़ा होता है इनका, श्रब लाइक बोल सकते हैं, जैसे श्रब डेवलप्ड होते हैं ना वैसे होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, ब्रांच होते हैं, हल्के से लीफी लाइक स्ट्रक्चर्स भी दिखेंगे। सो दे आर मोर क्लियरली विजिबल। इरेक्ट ग्रो करते हैं बेटा, या किसी सबस्ट्रेट से लटक भी सकते हैं, हैंग भी कर सकते हैं, दे आर वेरी फ्लेक्सिबल। इसमें एक म्यूसिलेजिनस की डिस्क होती है, ठीक है। ये म्यूसिलेजिनस की डिस्क या शीट इन्हें किसी भी सरफेस से चिपकने में, अटैच होने में मदद करती है। सो दिस इज हाउ वी हैव क्लासिफाइड लाइकन्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर थैलाई, शेप ऑफ थैलाई। फ्लैट होगा तो क्रस्टोज, फ्लैट बट लीफ लाइक होगा, और अगर उसमें लोब्स भी प्रेजेंट है तो दैट इज माई फॉलियोज। और फ्रुक्टियोज में श्रब लाइक सिलेंड्रिकल ब्रांच्ड फिलामेंट्स होते हैं, सॉरी ब्रांच स्ट्रक्चर्स होते हैं, दैट विल बी अंडर फ्रुक्टियोज लाइकन्स। सी दिस इज हाउ दे लुक लाइक। इनका थैलस जो है वो इस तरीके का दिखेगा, ये बाइलोब्ड है बेटा, है ना, इसको बोलते हैं लोब। और वो छोटे छोटे श्रब लाइक दिख रहे हैं, है ना, ये दिख रहा है आपको, सिलेंड्रिकल है, लंबा है, इलोंगेटेड है, एंड दिस इज टोटली फ्लैट। फाइन। सो दिस इज हाउ वी हैव क्लासिफाइड वेरियस लाइकन्स।
नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट रिप्रोडक्शन इन लाइकन्स, तो इनके अंदर एक सिंपल रिप्रोडक्शन की स्ट्रैटेजी है बेटा, वेजिटेटिव प्रोपगेशन है। थैलस जो है वो छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो जाता है एंड ईच थैलाई विल ग्रो इनटू अ न्यू लाइकन। इसके अलावा नया लाइकन जो है उस नए लाइकन में भी हमेशा ये इंश्योर किया जाता है कि फंगल पार्ट भी होगा और एल्गल पार्ट भी होगा, फाइकोबायोन्ट एंड माइकोबायोन्ट दोनों चीज़ें प्रेजेंट होंगी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लाइकन्स में देखें तो फंगल कंपोनेंट जो है उसके अंदर जैसा रिप्रोडक्शन होता है वैसा होगा, है ना। तो मेल सेक्स ऑर्गन को यहाँ पे नाम हमने अलग दिया है, स्पर्मोगोनियम दिया है, और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स को हमने कार्पोगोनियम नाम दिया है, सिर्फ नाम चेंज किए हैं। तो एक फंगल कंपोनेंट में स्पर्मोगोनियम और कार्पोगोनियम जो है ये मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होंगे रिस्पेक्टिवली। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में लाइकन्स का फंगल जो पार्ट है, जो फिलामेंटल पार्ट है, हाइफी जो है, वो एसेक्सुअल स्ट्रक्चर्स प्रिपेयर करता है, कोनिडिया, ओडिया, कोनिडिया, ऐसे स्ट्रक्चर्स प्रिपेयर करता है। ये डिस्पर्स हो जाते हैं बेटा एयर में, और जहाँ पे भी जर्मिनेट होंगे, फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगी, जहाँ पे भी जर्मिनेट होंगे, दे विल गिव राइज टू अ न्यू फंगल हाइफी। ये न्यू फंगल हाइफी फिर किसी एल्गी को पकड़ लेता है, किसी एल्गल कंपोनेंट से एसोसिएशन बना लेता है, एंड अल्टीमेटली फिर से आपके पास न्यू लाइकन का थैलस बन जाएगा, राइट। हमेशा एसोसिएशन ज़रूरी है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होगा तो मेजरली विल बी फॉलोड बाय फंगस। फंगस का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे अभी तक हमने पढ़ा है सेम वैसे ही होगा। वो होने के बाद जो हाइफी बनेगा, है ना, जो नया हाइफी प्रिपेयर होगा, वो हाइफी किसी दूसरे एल्गल कंपोनेंट को देख के उसके साथ क्या कर लेगा, एसोसिएशन बना लेगा। सो दिस इज हाउ दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विल बी थ्रू स्पोर्स, है ना, फंगस के अंदर जहाँ पे गैमीट्स फ्यूज होंगे वहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, बट मेजरली इन द केस ऑफ लाइकन्स इट वुड बी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस लाइकन्स का क्या है, दैट आई ऑलरेडी टोल्ड यू बेटा, ये पायोनियर वेजिटेशन है ना। तो लिथोसीर में मतलब जहाँ पे लैंड पे कम्युनिटी शुरू होती है डेवलप होना, लैंड पे लाइफ ओरिजिनेट होती है, लिथोसीर बोलते हैं उसे, और उस रॉकी सरफेस पे सबसे ऑर्गेनिज्म, सबसे पहला ऑर्गेनिज्म जो होगा, जो ग्रोथ शो करेगा, लाइफ ओरिजिनेट करेगा, दैट विल बी लाइकन्स। लाइकन्स वेदरिंग में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, क्योंकि ये कुछ एसिड सिक्रीट करती हैं बेटा, जिसे कार्बोक्सिलिक है या ऑक्सैलिक एसिड है, कार्बोनिक और ऑक्सैलिक एसिड। कार्बोनिक और ऑक्सैलिक एसिड्स ये दोनों क्या करेंगे, जैसे कहीं पे भी ये लाइकन किसी रॉक पे है, तो ये जब केमिकल्स इस पे सिक्रीट होंगे ना, तो ये धीरे धीरे पार्टिकल्स के बीच के बॉन्ड्स को ब्रेक करके इन पार्टिकल्स को लूज कर देंगे। ये पार्टिकल्स एयर वाटर करंट्स के थ्रू कैरीड अवे होंगे और उसके बाद वेदरिंग जो है वो इनिशिएट हो जाएगी, राइट। सो दे बेसिकली हेल्प इन बायोलॉजिकल वेदरिंग ऑफ द रॉक्स। अगर डेवलपमेंटल स्टेजेस के बारे में बात करें कि कौन सी लाइकन पहले आएगी, उसके बाद कौन और उसके बाद कौन, सो सबसे पहले क्रस्टोज पहले आती है ना। क्रस्टोस के बाद, जैसा हमने चार्ट में पढ़ा था ना बेटा, जिस ऑर्डर में लिखा था वैसे ही ऑर्डर है। क्रस्टोस के बाद इट विल बी फॉलियोस, एंड फॉलियोस के बाद इट विल बी फ्रुक्टियोस। ऑर्डर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एनी लाइकन वुड बी दिस ओनली, इसी ऑर्डर में ये डेवलप करेंगी, राइट। सो वी यूज़ देम एज अ फूड एंड फॉडर स्पीशीज़। पामेलिया जो है इसे रॉक फ्लावर कहा जाता है, और ये साउथ इंडिया में कंज्यूम किया जाता है, बहुत नॉर्मली कंज्यूम किया जाता है। कई जगह तो इसके पाउडर फॉर्म भी अवेलेबल हैं, पाउडर फॉर्म्स आर ऑल्सो कंज्यूम्ड, राइट। लाइकन्स क्योंकि इनके पास कुछ पिगमेंट्स होते हैं, लिटमस पेपर जो है ना, केमिस्ट्री में आप यूज़ करते होंगे, एसिड बेस इंडिकेटर जो है, वो लिटमस पेपर को बनाने के लिए भी हम लाइकन्स को यूज़ करते हैं, और वो लाइकन्स जो है वो स्पेशल हमारे पास रोकेला टाइप ऑफ लाइकन से ही आइसोलेट होती है, हर लाइकन से नहीं, बट लिटमस पेपर आप इसका बनाते हैं। देर इज़ वन मोर स्पेशल डाई, ब्लू डाई, ये भी रोकेला से मिलती है हमें। ब्लू अलग अलग कलर के डाइज हैं, लिटमस पेपर हैं, ऑल दीज काइंड्स ऑफ केमिकल्स वी ऑब्टेन फ्रॉम लाइकन्स, विच यू नीड टू रिमेंबर, जिन्हें हम बायोलॉजिकल स्टेन के फॉर्म में यूज़ करते हैं अलग अलग स्टेनिंग प्रोसीजर्स में। दे आर यूज इवन एज अ मेडिसिन, क्योंकि इनके अंदर कुछ एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ हैं, बैक्टीरियाज को ग्रोथ नहीं होने देती हैं। सो सिनिक एसिड जो है ये एक इम्पॉर्टेंट ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, जो क्लैडोनिया से, दिस इज क्लैडोनिया एंड उसनिया, इन दोनों से आइसोलेट की जा सकती है। इट्स बैक्टीरिसीडल, एंटीबायोटिक है, बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप करेगी, सो वी यूज़ इट एज अ मेडिसिन। जिन्हें रैबीज होता है ना बेटा,
रैबीज़ में ट्रीटमेंट के लिए भी एक एंटीबायोटिक एक मेडिसिन यूज़ होता है, दैट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकन्स ओनली। दे आर इंडिकेटर्स ऑफ एयर पोल्यूशन। एज आई टोल्ड यू, जहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड का इमिशन सबसे ज़्यादा होगा वहाँ पे लाइकन्स कभी नहीं ग्रो करती, राइट। तो सल्फर डाइऑक्साइड जहाँ होगा वहाँ पे लाइकन्स धीरे धीरे एक्सटिंक्ट होना शुरू हो जाएंगी। उसनिया को हम ओल्ड मेंस बियर्ड भी बोलते हैं, सॉरी, ओल्ड मेंस बियर्ड भी बोलते हैं। उसका रीज़न सिर्फ इतना है कि ये इन्फ्लेमेबल नेचर का है, मतलब अगर ये एक बार इसमें आग लग जाए तो ये पूरी तरीके से आसपास की सारी चीज़ों में आग स्प्रेड करती है। इसीलिए फॉरेस्ट फायर जो है ना, समर सीजन में फॉरेस्ट फायर इसी के कारण होती है। पूरे के पूरे खेत, पूरे के पूरे जंगल जल जाते हैं, स्पेशली जंगल जलते हैं, वहाँ कंट्रोल नहीं किया जा सकता। वेजिटेशन सूखा जितना भी पड़ा हुआ था एक साथ पूरे में आग लगती है। सो इट इज़ दिस lichen usnea which is basically responsible for forest fire. नेक्स्ट एसोसिएशन किसी भी फंगस का प्लांट के साथ है, इसके बारे में हमने पहले बात की हुई है बेटा, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज माइकोराइजल एसोसिएशन, है ना। ये यहाँ पे एक फंगस है और इस फंगस का ट्री की रूट्स के साथ एसोसिएशन है। फ्रेंडली एसोसिएशन है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, तो वी कॉल इट एज माइकोराइजल एसोसिएशन। और इसमें बेनिफिट प्लांट को है, फंगस को भी बेनिफिट है। फंगस को न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं और प्लांट को क्या मिलता है, फास्फोरस। प्लांट न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब करता है और फंगस जो है उसको फूड मिल जाता है, राइट। तो माइकोराइजा में दो टाइप के माइकोराइजल एसोसिएशन है, एक एक्टोमाइकोराइजा है बेटा और एक एंडोमाइकोराइजा है। एंडो मतलब जो अंदर की तरफ ग्रो करेगा, मतलब अंदर की तरफ एसोसिएशन रखेगा, और एक्टो मतलब जो सिर्फ सरफेस पे एसोसिएशन रखेगा, राइट। तो देखिए एक्टोमाइकोराइजा क्या होता है, जहाँ पे सरफेस ऑफ रूट इज कंप्लीटली कवर्ड बाय स्यूडो पेरेन्काइमेटस शीथ, है ना। मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पे सरफेस पे एसोसिएशन होगा, तो स्यूडो पेरेन्काइमेटस शीथ से पूरी की पूरी रूट का जो सरफेस है वो कवर हो जाता है। और ये शीथ किसकी बनी हुई है, फंगस की बनी हुई है। फंगस में भी इस शीथ को कौन बनाएगा, फंगल हाइफी बनाएगा, राइट। तो ये याद रखेंगे आप। इसके अलावा फंगल हाइफी जो है वो इंटरसेल्युलरली, मतलब जो कॉर्टिकल सेल्स हैं रूट्स के, उनके बीच में नेट बना लेता है, ठीक है। अंदर एक पूरा जाल बना लेगा जिसे हम हर्टिग नेट बोलते हैं, और यहाँ पे वो अपनी ग्रोथ कंटिन्यू करता है क्योंकि प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट है। एक्टोमाइकोराइजा में जो फैमिलीज मोस्टली पार्टिसिपेट करती है फंगस की, दैट इज बेसिडियोमाइसिटीज, राइट। और ये किन किन प्लांट्स के साथ मोस्टली होती है, हमारे पाइनस, फैगस है, यूकेलिप्टस और ओक, इनके साथ सबसे इजीली हमारी जो बेसिडियोमाइसिटीज हैं वो एक एसोसिएशन फॉर्म कर लेती हैं। और एसोसिएशन कैसा होगा बेटा, एक्टोमाइकोराइजल, मतलब सिर्फ रूट के सरफेस पे बाहर बाहर की तरफ ये जो फंगस है वो क्या होगी, कवर्ड होगी। द अनदर इज एंडोमाइकोराइजा, मतलब जहाँ पे स्यूडो पेरेन्काइमेटस सेल्स जो है वो नहीं बनते, जो शीत है वो नहीं बनती है, और यहाँ पर फंगल हाइफी जो है ये कॉर्टिकल सेल्स के अंदर, मतलब सपोज ये रूट है ना, तो इस रूट के अंदर कॉर्टिकल सेल्स में, आई शुड ड्रॉ इट डिफरेंटली, वेट, ये जो रूट सेल्स हैं, इन रूट सेल्स के अंदर ये जो नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, या ये जो फंगल हाइफी सेल्स हैं ये रूट के अंदर एंटर कर जाते हैं और वहाँ पे अनब्रांच्ड नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं जिन्हें हम वेसाइकल्स बोलते हैं। ये ऐसे वेसाइकल्स बना लेते हैं, ठीक है। इन्हें हम एर्बेस्क्यूल बोलते हैं क्योंकि कॉर्टिकल सेल्स में ये ब्रांच ट्री लाइक स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, ऐसे ट्री लाइक स्ट्रक्चर्स बनेंगे, इन्हें हम एर्बेस्क्यूल बोलते हैं, है ना। तो कॉर्टिकल सेल्स में इन फंगल हाइफी का एक पूरा का पूरा कनेक्शन, एक पूरा जाल बन जाता है। वी कॉल दिस एज वेसिक्यूलर एर्बेस्क्यूलर माइकोराइजा, वी ऑल्सो कॉल इट एज वैम शॉर्ट फॉर्म में। ये फॉस्फेट का यूटिलाइजेशन सबसे अच्छा करवाती है प्लांट को, राइट। तो जितना भी रूट्स के आसपास फॉस्फेट अवेलेबल होगा उस फॉस्फेट को अब्जॉर्ब कर करके किसे हैंड ओवर करेगी, प्लांट को हैंड ओवर करेगी, एंड दिस इज हाउ प्लांट इज बेनिफिटेड। एंडोमाइकोराइजल एसोसिएशन जाइगोमाइसिटीज के मेंबर्स सबसे ज़्यादा परफॉर्म करते हैं। हमें एक एक फंगस में कौन कौन से एसोसिएशन है वो याद रखना है, प्लस लाइकन्स के एसोसिएशंस और उसके अलावा माइकोराइजल एसोसिएशन, राइट।